हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। वैदिक गुरु चैनल पर आज आप ईबीएस के प्रैक्टिस सेट फोर्थ को देख रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम 2018 से लिया गया है, ठीक, जो कि दिसंबर में हुआ था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। नंबर 1, यह शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। नंबर 2, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। नंबर 3, यह ईवीएम शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो इसमें ये ईवीएस है, ये ईवीएम नहीं है। तो फर्स्ट क्या ऑप्शन है, यह शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो ऐसा नहीं है। क्या मूल्यवान समय को बर्बाद करता है? नहीं। ये क्या करता है, इसका उद्देश्य है उच्च पोषण स्तर को, बच्चों में उच्च पोषण स्तर को का विकास करना। ठीक, उच्च पोषण स्तर के लिए इसका जो है प्रयोग किया जा रहा है। नंबर 2 क्या है, शिक्षण अधिगम के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। तो क्या इसका शिक्षण से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, इसको शिक्षण में समाहित इसलिए किया गया है क्योंकि बच्चे जो घर में कुपोषित हैं या उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषण उपलब्ध नहीं है ग्रामीण घरों में, या वहाँ पर उनको पूर्ण पोषण आहार नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए केंद्र एवं राज्य सरकार, सेंटर एवं स्टेट, ये मुख्यतः सेंटर के द्वारा प्रायोजित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995। तो एमडीएम योजना ये जो है ये केंद्र प्रायोजित है और ये 1995 में इसका शुरू किया गया है। वर्तमान में इसका नाम पीएम पोषण कर दिया गया है। इसका नाम क्या है? पीएम पोषण। ठीक, और इसमें पूछ सकता है कि इसमें सेंटर और स्टेट का ऑप्शन में दे देगा कि सेंटर और स्टेट का कितना शेयर है इसमें। तो जो नॉर्मल स्टेट हैं, नॉर्मल स्टेट में 60 और 40 का रेशियो है, और जो स्पेशल हैं, जो विशेष राज्य दर्जा प्राप्त हैं, वहाँ पर 90 और 10 का उनको जो है शेयर दिया गया है। ये रहेगा सेंटर का, और वहाँ पर स्टेट में 10% भागीदारी है। तो इसका प्रयोजन क्यों है? क्योंकि उच्च पोषण स्तर बच्चों में विकास करना, और ये विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो विद्यालय में आ रहे हैं वो उच्च पोषण स्तर उनके अंदर उनको प्राप्त हो और वो कुपोषित ना हो। ठीक, तो इसमें शिक्षण अधिगम से लेना देना नहीं है, तो ये गलत है, लेना देना है। ठीक, उसको शिक्षा के साथ जोड़ करके उनको कुपोषण को जो है दूर करना है, वो केंद्र और राज्य की मिलीजुली योजना है। ठीक, थर्ड नंबर क्या है, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा अधिगम अवसर है। ठीक, तो हाँ ये है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो सामाजिक जीवन और सामाजिक क्रियाकलाप भोजन के माध्यम से वहाँ पर अंतःक्रिया करके, और उनको पता होता है कि किस तरह की चीज़ें होती हैं, कैसे उसको तैयार किया जाता है, और एक अंतःक्रिया के द्वारा वो और पढ़ने के लिए ज़्यादा जागरूक और इच्छुक होते हैं। ठीक, और उनमें कुपोषण की स्थिति नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट है, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो ऐसा नहीं है, चूँकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई खाली पेट विद्यालय जाए, कुछ न कुछ तो उसको जो है घर में मिलेगा ही। ये बात दूसरी है कि उसे कुपोषण की स्थिति हो सकती है, चूँकि ये आवश्यक नहीं है कि उसको घर में सभी पोषण युक्त जो मिनरल्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो सभी घर में प्राप्त हों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर। ठीक, नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? नंबर 1, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है।
नंबर 2, स्कूल बैग का कम वजन करने की ज़रूरत है। नंबर 3, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। नंबर 4, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। तो क्या पाठ्यक्रम को कम करने से बोझ उनका कम हो जाएगा? नंबर 1 ये कह रहा है क्या उनके बैग का वज़न कम कर दिया जाए तो इससे उनका बोझ कम हो जाएगा। नंबर 3 है क्या पाठ्य पुस्तक का अध्याय कम कर दिया जाए या फिर उनके अबोध का भार कम कर दिया जाए। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूल बैग का कम वजन। ठीक, तो एनसीएफ 2005 मुख्य रूप से ये इस बिंदु पर फोकस्ड है कि बच्चे को विद्यालयी पाठ्य पुस्तक या विद्यालय कक्षा शिक्षण से बाहरी दुनिया से जोड़ करके उनको पढ़ाया जाए और उनके बैग का भार कम किया जाए, बोझ के बिना शिक्षा दी जाए। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? नंबर 1, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। नंबर 2, लड़के और लड़कियों अलग अलग सीखते हैं। नंबर 3, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। नंबर 4, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या है? समूह में सीखने का उद्देश्य क्या है ईवीएस में? समूह में पीयर लर्निंग, ग्रुप स्टडी, ये क्यों, उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है कि वर्कलोड को कम कर दिया जाए, उनको आसानी से प्रबंधित कर दिया जाए, मैनेजमेंट उनका कर दिया जाए, या फिर लड़के और लड़कियों को अलग अलग पढ़ाएंगे तो फिर समूह होगा। ये तो नेगेटिव है, सेग्रीगेशन वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा, बच्चों को कैसी शिक्षा देनी है? समावेशी शिक्षा। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव पॉइंट है और ऑप्शन में हमको समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समूह शिक्षण, चर्चा आदि, चर्चा है, डिस्कशन है, इस तरीके से कीवर्ड्स को हमें चुनना होता है ऑप्शन, सही ऑप्शन तक पहुंचने के लिए। ठीक, तो इसका ये गलत हो जाएगा। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना, उपचारात्मक शिक्षण देना। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले को अलग करना, ये भी सेग्रीगेशन है। इसको भी बच्चों को अलग थलग हमें नहीं करना है। बच्चों को अलग थलग करेंगे तो समावेशी शिक्षा वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। और सरकार क्या चाहती है? और एनसीएफ यूनिफी 2020 किस पर फोकस्ड है? यूनिफी 2020 किस पर फोकस्ड है? एनसीएफ 2005 किस पर फोकस्ड है? ये सभी एकीकृत शिक्षा समावेशी शिक्षा पर ईवीएस को एकीकृत के रूप में पढ़ाया जाता है, जिसमें कई सारे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ाया जाता है और समावेशी शिक्षा पर बल दिया जाता है। नंबर 4 है सहयोग के मूल्य को लागू करना, एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सक्षम बनाना। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो सहयोग के मूल्य, उनमें आपस में एक दूसरे की सहयोग करें, ऐसे मूल्यों का विकास करना है, जागरूकता उनमें लानी है कि वो एक दूसरे का सहयोग करें, एक साथ काम करने के लिए उन्हें प्रेरित करें और उन्हें सक्रिय करें कि वो पार्टिसिपेट करें। ठीक है, वो अंतःक्रिया में करें, वो स्कूल कक्षा की चर्चा में किसी भी टॉपिक पर जब परिचर्चा की जाए तो उसमें वो विचार विमर्श रखें, अपने वक्तव्य रखें। ठीक, तो उनको सीखने में सक्षम बनाने का ये सबसे सटीक और सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है कि उन्हें चर्चा में भाग देने दिया जाए और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर। आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको एक्सप्लेनेशन एक बेहतर तरीके से दिया जाएगा और साथ में आपको कीवर्ड्स भी बीच बीच में बताए जाएंगे। ठीक, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा। बीच बीच में आपको ऑप्शन चुनने के कीवर्ड भी बताए जाएंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। ठीक, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 4th।
ईवीएस में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे पहले आप सभी प्रैक्टिस सेट को, जो पुराने प्रैक्टिस सेट हैं, जो ऑफलाइन में आए हैं, जो ऑनलाइन में आए हैं, उनको अच्छे से करें। इसलिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कराई जा रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर 4, बाला का पूरा रूप नाम क्या है? ठीक, तो बाला क्या है? बाला बेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन है। नंबर 2, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट है। नंबर 3, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। नंबर 4, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो बाला क्या है? क्या ये ब्रेल सहायता अधिगम आकलन है? नहीं। ठीक, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट है या ब्रेल लिपि से संबंधित है। ठीक, तो इसका संबंध ब्रेल लिपि से तो नहीं है। मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट भी ये नहीं है। अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ठीक, तो ये क्या है? अधिगम सहायक के रूप में एक बिल्डिंग है, मीन्स बिल्डिंग एज लर्निंग एड। क्या है? लर्निंग ही ऐड है, ये लर्निंग ऐड है। ये लर्निंग के लिए एक सहायक यंत्र के रूप में ये काम करने वाला है। यह शिक्षण को क्या करता है? प्रभावित करता है और इसको अधिगम की सहायक सामग्री के रूप में बाला को प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक शिक्षण कौशल और शिक्षण वातावरण पॉजिटिव और नवीन तकनीकें सीखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें। खोज विधि, अन्वेषण विधि द्वारा बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करें। उन्हें प्रश्न पूछें और उन्हें खोजने के लिए, अन्वेषण करने के लिए अवसर प्रदान करें कि ये इस चीज़ें हैं, इसमें कैसे उसको प्राप्त किया जाए। एक विचार, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन को जो है बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए उनसे ऐसे कि अगर ये ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चनों को समावेशित करना चाहिए। यदि जैसे वर्षा नहीं होती है तो क्या होगा, मौसम नहीं बदलता है तो क्या होगा। तो इस तरीके से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन उनसे पूछें, कल्पना के आधार पर वो क्या जवाब देते हैं, वो कैसे सोचते हैं। ठीक, तो इससे उनके मस्तिष्क का विकास होता है। नंबर 5 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। नंबर 5 है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? नंबर 1, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जा सकते हैं। नंबर 2 है, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण। नंबर 3 है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। नंबर 4, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो वैकल्पिक ढांचे से मतलब क्या है? वैकल्पिक ढांचा एक प्रकार सा वो विचार या वो अवधारणा है जो औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण है या फिर बच्चों द्वारा अर्जित किया जाता है या वैज्ञानिकों या सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है, अर्जित किया जाता है। तो ये क्या है? अवधारणाओं को औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से ये क्या है? ये अलग है। ये क्या है? नवीन विचारों को प्रोत्साहित करने वाला है। वैकल्पिक ढांचे किसी भी एक सॉल्यूशन को दूसरे रूप में देना, दूसरा विकल्प देना, ये क्या है? ये नवीनता को बल देता है, नवीन विचारों को। उसमें बच्चों से ये किसी भी प्रश्न को दे करके उसके अनेक उत्तर बच्चों से पूछे जा सकते हैं और एक ही कक्षा के सभी बच्चे अपने अलग अलग उसके जवाब भी देंगे। तो इससे उनमें आपस में पीयर लर्निंग में उनसे क्या होगा? एक दूसरे की नवीन चीज़ों को वो सीखेंगे। ठीक, तो ये क्या है? ये औपचारिक अवधारणा के स्पष्टीकरण से ये अलग है। ठीक, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक अंधविश्वास है। नंबर 2, मिथक है। नंबर 3, वैज्ञानिक तथ्य है। नंबर 4, रूढ़िबद्ध धारणा है। तो ये कहना कि पुरुष ज़्यादा बलवान हैं, महिलाएं कमज़ोर होती हैं,
पुरुष ज़्यादा साहसी होते हैं, महिलाएं डरपोक होती हैं। ये क्या है? एक हास्यास्पद चीज़ है ये। और ये इस तरीके से अंधविश्वास, ये अंधविश्वास नहीं है, मिथक भी नहीं है, वैज्ञानिक तथ्य तो कोई फैक्ट है नहीं। बायोलॉजिकल जो वर्ड है सेक्स, इससे बॉय और गर्ल ये जो चीज़ें हैं उनकी पार्टिकुलर वो एटीट्यूड बताता है। लेकिन ये जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं ये सामाजिक क्या हैं? ये सामाजिक एक अवधारणाएं होती हैं कि महिलाएं क्या हैं, पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, या महिलाएं नृत्य या मनोरंजन आदि कार्यक्रमों में, संगीत में वो ज़्यादा रुचि लेती हैं, और पुरुष खेल में ज़्यादा रुचि लेते हैं, साहसिक खेल में, कबड्डी में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, इस तरीके से खेलों में ज़्यादा रुचि लेते हैं। वो दौड़ में इस तरीके से साहसिक जो खेल हैं, जो शारीरिक जिसमें ज़्यादा भूमिकाएं होती हैं, तो वो सारे खेल जो है पुरुष में उसमें भाग लेते हैं। तो ये क्या है? ये पूरी तरीके से ये रूढ़िबद्ध धारणा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो इसके लिए ये जो है मैप के क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए भारत का मैप पूरी तरीके से आपको रटा होना चाहिए। ठीक, कि कौन सा जो है पोजीशन कहाँ पर है, ये जो है इसी तरीके से एक रफली है स्थिति जो है मैप में। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये बिहार है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक, इस तरीके से लगा हुआ है। और ये क्या कह रहा है? बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति। तो जम्मू कश्मीर तो ये ऊपर की तरफ है। ठीक, और गोवा कहाँ है? यहाँ साउथ क्षेत्र में है। ठीक, तो बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर ये उत्तर और ये पश्चिम जा रहा है। ठीक, और ये गोवा किस तरफ है? सबसे पहले दक्षिण, और ये दक्षिण का पश्चिम क्षेत्र। तो ये हो गया गोवा। ठीक, और ये ऊपर JNK है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण और पश्चिम। बिहार के सापेक्ष सबसे पहले JNK, तो क्या दक्षिण पश्चिम है? नहीं, गलत, यही वाला गलत हो गया। उत्तर पूरब, उत्तर पूरब तो गोवा नहीं है, वो क्या है? दक्षिण में है। ठीक, तो ये भी आंसर गलत हो गया। बिहार क्या है? पूरब में है, पूरब में नहीं है। जम्मू कश्मीर बिहार के पूरब में नहीं है, पश्चिम में भी नहीं है। ठीक, उत्तर पश्चिम ये भी सही है। और गोवा के लिए, गोवा दक्षिण पश्चिम में, तो गोवा भी दक्षिण पश्चिम में ही है बिहार के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8th, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र नंबर 1 और तापमान दोनों में कमी। नंबर 2, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। नंबर 3, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। नंबर 4, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को धीमी बताना है, तो वाष्पीकरण क्या है? जब जल तेज तापमान या तापमान की वृद्धि के कारण जब जल वाष्प के रूप में ऊपर उठता है तो वही वाष्पीकरण है। तो ये किस स्थिति में होगा? सतह क्षेत्र। वाष्पीकरण सर्वाधिक कहाँ होता है? तो सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है, वाष्पीकरण जलीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, और सबसे कम कहाँ होता है? स्थलीय क्षेत्र में। तो स्थल क्षेत्र कम होगा और तापमान जितना ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा, उतना ही ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। तो इसके लिए जलीय भाग और टेम्परेचर की अधिकता दोनों होनी चाहिए। तो किस ऑप्शन में है ये? सतह क्षेत्र तापमान दोनों में कमी। तो हाँ, इसमें धीमी पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लिया करिए कि इसमें पर्टिकुलर पूछा क्या है। ऑप्शन में तो ये दिया है। ठीक, तो धीमी पूछ रहा है तो सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। तो यही फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ही सही हो गया कि सतह क्षेत्र जब कम हो
जो है सतह क्षेत्र नहीं, एक मिनट, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, ठीक। सतह क्षेत्र घटता है और तापमान बढ़ता है, तो तापमान अगर घटेगा तब वाष्पीकरण धीमा होगा, ठीक, और सतह क्षेत्र बढ़ेगा तो वाष्पीकरण कम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक। तो सतह क्षेत्र क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए वाष्पीकरण के लिए, और तापमान की वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन धीमी होने के लिए सतह क्षेत्र बढ़ रहा है और तापमान घट रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। नेक्स्ट है स्थानों, दूरियों, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ग्राफिक कौशल, नंबर 2 दिशात्मक कौशल, नंबर 3 चित्रण कौशल, नंबर 3 स्थितीय कौशल। तो ये क्या है, ये इसको किस रूप में देखा जाता है, जैसे मैप में हम देखते हैं, ग्राफ में देखते हैं, पूरा उसमें मैप में दिखाया जाता है, या चार्ट बना करके देखते हैं। तो ये एक प्रकार से चित्रण कौशल है। इसको क्या बोलेंगे, चित्रण कौशल है। उसको देख करके, चित्र के माध्यम से देख करके, समझ करके हम लोग उससे स्थान, दूरी और दिशाओं का अध्ययन करते हैं और सटीक दिशा, स्थान का जानकारी हमें मिलती है चित्रण कौशल से, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। 10th क्वेश्चन क्या है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। तो एनसीईएफ जो 2005 है, एनईपी 2020 है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और इसकी जो मुख्य बातें हैं वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि इससे मिलते जुलते ऑप्शन बना करके क्वेश्चन में दिए जाते हैं। और आगे आपको जो है एनसीईएफ 2005 और एनईपी 2020 भी करा दिया जाएगा, ठीक। इसमें क्या है, एनसीईएफ 1975, एनसीईएफ 2005, एनसीईएफ 1988 और एनसीईएफ 2000। तो जो एनसीईएफ 2000 है उसमें प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले तो पर्यावरण को किस रूप में जो है बताया गया है, एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में। तो एनसीईएफ 2000 ही है, ठीक। तो एनसीईएफ 2000 इसका राइट आंसर हो गया, जिसमें ये सिफारिश की गई थी कि पर्यावरण को एकीकृत सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाए और इसी में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषयों को भी शामिल किया जाए। इसी की सिफारिश की गई थी 2005 में भी, और इसको स्वीकार कर लिया गया था, और विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के रूप में विषयों को विभक्त कर दिया था, ठीक। तो प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन की जो शिक्षा दी जा रही है एकीकृत रूप से, ये इसका आंसर क्या हो गया, एनसीईएफ 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो स्थानांतरित खेती क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब समय समय पर स्थानांतरित, अपने आप को अपना स्थान बदल करके, जब स्थान बदल करके कृषि कार्य की जाती है तो उसे ही स्थानांतरित खेती कहा जाता है। और ये क्यों जो है बदल देते थे, क्योंकि जहाँ पर खेती की जाती थी सबसे पहले उसको, उस क्षेत्र के घास पेड़ पौधों को काट दिया जाता था और वहाँ पर उसको जला दिया जाता था, इसलिए इसका एक दूसरा नाम कर्ता नेम दहन भी है। तो उसको काट के साफ करके जला दिया जाता था, तो उसकी राख से उसी में मिला दिया जाता था। तो जो उपजाऊ उस समय उस मिट्टी की जो उपजाऊ की स्थिति होती थी उसमें 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष खेती की जाती थी, उसके बाद उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित खेती की जाती थी, इसलिए इसको स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, ठीक। और इसका एक नाम है झूम कृषि, ठीक। तो इसके 3 नाम हैं। और ये कहाँ की जाती है खेती, तो ये भारत के पूर्वोत्तर भारत या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर, जिसमें मणिपुर, नागालैंड और पूर्वोत्तर के जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें ये
मैक्सिमम की जाती है इस प्रकार की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी बांधों में उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करते हैं। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। बांध क्या करते हैं? यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करते हैं। हाँ, बांध बना दिया जाएगा तो उस क्षेत्र से क्या हो जाता है, वो नदी को निषिद्ध कर दिया जाता है। एक बांध डैम बना दिया जाता है तो वहाँ से बहुत ही कम धारा को थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा जाता है। तो क्या होती है, अपनी नदी की जीवन रेखा से वहाँ के जो स्वदेशी लोग हैं उससे कट जाते हैं। बांध टिकाऊ, तो ये क्या है, ये सही है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। क्या ये संभव है? इस पर विचार करते हैं। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है। ठीक, तो बांध पानी और इसको प्रदूषित नहीं करते, ये सही है। ठीक, वो हवा को प्रदूषित नहीं करता। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो जैसे बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं तो उसके पर्यावरणीय नुकसान हो सकते हैं, वो टूट सकता है, क्रैक्स आ सकते हैं। उसके बाद भीषण जो है बाढ़ का एक मंजर देखने को मिल सकता है। और उसके बाद फिर वहाँ की जो स्वदेशी लोग हैं, वहाँ की जो मूल जनसंख्या है जो निवास करती है, उसको पलायन करना पड़ सकता है। तो ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है बांध का। ठीक, इसलिए नंबर 2 में जो दिया गया है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यहीं पर ये रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? सत्य नहीं है ये। तो ये अस्थायी विकास को प्रमोट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? नंबर 1 जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ये तीनों। तो ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो जलवाष्प होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, तो ये क्या है, जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो ये क्या है, इसमें जो है तीनों ऑप्शन ग्रीन हाउस गैसों के ये हैं। तो फोर्थ आंसर इसका सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृक्ष छाया में पड़ते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली या कम होती है। तो भारत ठंडा क्यों का रेगिस्तान ठंडा क्यों नहीं है, इस विषय में क्या ऑप्शन दिए गए हैं? नंबर 1 ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। ठंडे रेगिस्तान में गर्म सर्दियां और बेहद ठंडी सर्दियों होती हैं। नंबर 3 ठंडे रेगिस्तान हिमालय क्या कहा जाता है? हिमालय को भारत का पहरेदार कहा जाता है और भारत को क्या कर रहा है, वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। जो उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी क्षेत्रों से, ठंडे प्रदेशों से, रसिया से, मध्य एशिया के क्षेत्रों से, रूस, मध्य एशिया के जो क्षेत्र हैं वहाँ से जो ठंडी हवाएं जो आती हैं, जो रेगिस्तानी हवाएं आती हैं, ठंडे प्रदेश की जो हवाएं आती हैं और जो ठंडी जलधाराओं का जो प्रभाव होता है वो इस पर बहुत ही कम जो है पड़ता है, क्योंकि वो एक दीवार की भांति खड़ा हुआ है, पहरेदार की भांति, इसलिए उसको भारत का पहरेदार भी कहते हैं। और हिमालय की वृक्ष छाया में पड़ने के कारण यहाँ पर क्या होता है, मानसून का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर। तो नाइट्रोजन, ताजमहल क्यों जो है पीला पड़ रहा है? तो ताजमहल कहाँ है? ताजमहल आगरा में स्थित है और वहीं पर जो है मथुरा में जो तेल रिफाइनरीज थी, हाँ,
और वो क्या है, वहाँ से जो गैसें निकलती हैं वो वायुमंडल में जा कर के नाइट्रस ऑक्साइड और जहरीली गैस SO2 और NO2, ये दोनों जब मिल जाती हैं तो अम्लीय वर्षा करा देती हैं। ठीक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों मिल जाती हैं तो कौन सी वर्षा होती है? एसिड रेन, अम्लीय वर्षा होती है। और इसी वजह से क्या होता है, वो जो दीवारें हैं वो पीली पड़ती जा रही हैं। तो इसमें मुख्य क्या है कि जो वहाँ से रिफाइनरी से किस वजह से ये हो रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड जाता है और वो वायुमंडल के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में क्या है सर्वाधिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और वहाँ से नाइट्रोजन की से संक्रिया करके और केमिकल रिएक्शन करके SO2 NO2 करके वो एसिड रेन बनाती है। और वो जब वो बूंदें जब ताजमहल पर गिरती हैं तो उसकी जो वाइटनेस है उसको वो कम कर दे रही हैं, येलोइश उसमें जो है कलर आ जा रहा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला किसने बनवाया? पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश और काकतीय राजवंश। तो गोलकुंडा कहाँ है? वो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है, हैदराबाद में अवस्थित है ये। ठीक, तो गोलकुंडा कहाँ है? ये हैदराबाद क्षेत्र में ये है। ठीक है, साउथ में। और इस किले को किसने बनवाया था? तो साउथ में जो है कई राजवंश हुए, पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश और दक्षिण भारत में काकतीय राजवंश। तो ये क्या थे? ये इसमें चोल, चालुक्य और पल्लव और काकतीय, ये सभी पांड्य, ये सभी अपने समय के एक जो है सफल इसमें काफ़ी प्रतापी सम्राट हुए हैं। और ये जो काकतीय राजवंश है उनके द्वारा ही ये गोलकुंडा किला बनवाया गया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काकतीय राजवंश। और इसी गोलकुंडा किला में ही क्या है, ये जो है जो चार मीनार है और हुसैन सागर झील, ये दोनों कहाँ हैं? इसी किले में ही हैं। और ये कहाँ है? ये हैदराबाद में अवस्थित है ये। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? तो काकतीय राजवंश ने बनवाया था। ठीक, और ये पूछा जाए कि काकतीय राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह इसके संस्थापक थे। ये क्वेश्चन जब आया हुआ है गोलकुंडा किला किसने बनवाया था, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट कर सकता है इसी से मिलता जुलता कि कुली कुतुब शाह ने किस राजवंश की स्थापना की थी, या फिर काकतीय राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 ग्राम बाई ml घनत्व और 3 ml आयतन मिलीलीटर में है ये आयतन, किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका आंसर क्या है? इसका फार्मूला क्या होता है द्रव्यमान निकालने का? द्रव्यमान होता है कि द्रव्यमान अगर निकालना हो, घनत्व और आयतन दिया हो, आयतन की वैल्यू है, डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। तो यहाँ पर द्रव्यमान ज्ञात करना है और ये घनत्व कितना दिया गया है? तो 15 दिया गया है। ठीक, और आयतन कितना है? तो 3 दिया गया है, 3 ml में दिया गया है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका गुणा करेंगे तो 15 तियाँ 45, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? भार, गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान, संवेग। अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि में परिमाण, उसकी मात्रा, अदिश राशि में क्या क्या दिया रहता है? उसकी मात्रा दी रहेगी, मतलब परिमाण दिया रहेगा, और क्या दिया रहेगा? और दिया रहेगा दिशा।
किसमें, ये सदिश राशि में। जब सदिश राशि पूछे तो उसमें परिणाम भी है और क्या है, दिशा भी है। सदिश मतलब दिशा के साथ, ठीक। तो ये उससे क्लियर हो गया कि अदिश राशि में है। जब सदिश राशि आए तो उसमें दिशा अदिश, तो दिशा नहीं है, ठीक। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है वो सदिश राशि है। इसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, वो क्या है, अदिश राशि, ठीक। तो इसमें क्या भार है, गुरुत्वाकर्षण है, द्रव्यमान है, संवेग है, ठीक। तो इसमें क्या गुरुत्वाकर्षण का जो है दिशा होता है, गुरुत्वाकर्षण का दिशा होता है। तो गुरुत्वाकर्षण जो है ये क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण उस तरफ जो है खींचती है और इसमें दिशा होता है, जिस तरफ गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ज़्यादा होता है कोई वस्तु उस तरफ ज़्यादा खींचती है। तो ये किस में आता है, ये सदिश में आता है। जैसे वेग हो गया, संवेग, ठीक, और बल, गुरुत्वाकर्षण, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं सदिश राशि में, ठीक। और इसके विपरीत जिसमें परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, जैसे चाल, उसकी चाल का दिशा तो इसमें पता नहीं होता है। चाल अगर ज्ञात करना है तो उसमें दिशा नहीं दी गई होती है, ठीक। द्रव्यमान, उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, उसका आयतन कितना है, ठीक। तो ये सब जब आए, द्रव्यमान आए, आयतन आए, चाल आए, द्रव्यमान, आयतन, चाल, तो ये सब किस में आता है, अदिश राशि में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, द्रव्यमान। तो अदिश राशि कौन सी होती है, जो कि उसमें दिशा नहीं होती है, तो द्रव्यमान में दिशा नहीं होती है। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है, प्रकाश गुजर नहीं सकती, क्या कह रहा है, प्रकाश गुजर नहीं सकती है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम घेर देंगे। तो जब गुजर जाती है तो क्या कहते हैं उसे, पारदर्शी, ठीक। गुजर जाएगी तो क्या बोलेंगे, पारदर्शी बोलेंगे। और जब नहीं गुजर पाएगी तो उसे अपारदर्शी कहेंगे, वो गुजर नहीं पा रही है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। तो ये पारदर्शी में जिसमें पूरा आर पार दिखाई देता है, तो ये क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। पारभासी क्या होता है, पारभासी में इसमें धुंधला धुंधलापन दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता, उसे पारभासी कहते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। तो द्रव्यमान क्या बता रहा है, 10 किलोग्राम है। और किसी का भार किस पर डिपेंड करता है, तो किसी वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के गुणनफल के बराबर होता है, क्या, वस्तु का भार। F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m/g। तो m इसमें क्या दिया हुआ है, मास कितना दिया है, 10, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा 98, और भार को किस में दिखाते हैं, तो न्यूटन में। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 98 नहीं दिया है, ठीक, किसी एक को 98 बना दें। तो इसका राइट आंसर इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक। तो इसका क्या आंसर आएगा, 98। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलेय की विघटन दर पर निर्भर करती है, नंबर 1 भार, नंबर 2 दाब, नंबर 3 तापमान, नंबर 4 सतह क्षेत्र। तो विलेय की विघटन दर निर्भर करती है किस पर, भार पे नहीं, विघटन दर की बात कर रहा है, तो तापमान ही क्या है, इसका राइट आंसर है तापमान अधिक होने पर विघटन दर क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसके लिए विखंडन की, उसमें जो है विलेय के पदार्थों का जो विखंडन होता है वो तापमान पर
डिपेंड करता है, ठीक, उसके तापमान पर कि उसका तापमान कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? नंबर 1, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। नंबर 2, कक्षा में बहस आयोजित करना। नंबर 3, समूह चर्चा। नंबर 4, पोस्टर बनाना। तो इसमें ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ये आंसर हो सकता है बच्चों को एक पौधा अपनाने और पोषित करने में मदद करना, उनको सिखाना कि कैसे पौधों को जो है लगा करके उनको ध्यान दे करके बढ़ाया जा सकता है, उनको पाला जा सकता है पौधों को। नंबर 2 क्या है? कक्षा में बहस आयोजित करके, चर्चा परिचर्चा के माध्यम से पोस्टर बनाना। तो उसमें भी जागरूकता होगी बच्चों को पोस्टर बना करके। समूह चर्चा भी पॉजिटिव है, बहस भी कर सकते हैं कि हाँ इसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है, पौधे हमें क्या क्या देते हैं, ठीक। तो ये सभी क्या है? सभी हो सकते हैं। लेकिन इसमें है कि सबसे उपयुक्त रणनीति, तो सबसे उपयुक्त क्या होगा? तो सबसे उपयुक्त इसमें ये है कि एक पौधे को उनको अपनाने और पोषित करने के लिए कहा जाए। इससे बच्चे स्वयं अंतःक्रिया करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, और एक्टिविटी सेंटर ही शिक्षा हमें देनी है, और उनसे क्रियाविधि गतिविधि के माध्यम से हस्तपरक गतिविधियों, ये क्या है? ये सब कीवर्ड्स हैं, हस्तपरक गतिविधियाँ, एक्टिविटी, गतिविधि। तो बच्चों को हमें क्या करना है? तरह तरह की गतिविधियों में शामिल करके उनको प्रतिभाग करा करके उन्हें सिखाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित हैं। सर्वेक्षण की बात हो रही है। पाठ्यपुस्तक सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है पाठ्यपुस्तक में। इस शिक्षण विधि का जो प्रयोग अभय जी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? नंबर 1, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी। नंबर 2, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। नंबर 3, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। नंबर 4, इससे बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। तो जो सर्वेक्षण कराया जाता है, ये जो एक्टिविटी बच्चों से कराई जा रही है, उसका ध्येय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य क्या है? बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी, और पीड़ित होते हैं तो उन्हें क्या समस्याएं होती है उनको सीखने में मदद मिलेगी। इसने समुदाय की बातचीत करने का अवसर मिलेगा। इसमें एक्टिविटी बच्चे कर रहे हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं कि उन्हें कैसे हुआ, उनके विषय में जानकारी मिलेगी, उस समस्या में उनको कैसा क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सीखेंगे बच्चे। वास्तविक जीवन के साथ जुड़ करके सीख रहे हैं। NCF 2005 क्या कहता है? यही कहता है कि बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ जोड़ करके पढ़ाया जाए। किताबी ज्ञान से बाहर दुनिया में जोड़ करके, उनके वास्तविक जीवन से जोड़ करके उनको पढ़ाया जाए। मातृभाषा में पढ़ाया जाए। मातृभाषा में पढ़ाने के लिए जोर दिया जाता है कि बच्चे जिस भी पृष्ठभूमि से आते हैं वो अपना अनुभव और अपना अधूरा अनुभव या अपना जो है अपनी मातृभाषा लेकर के आते हैं, तो किसी सेकेंडरी लैंग्वेज को सीखने में भी ये क्या होती है? उपयोगी होती है, ठीक। तो ये जो वास्तविक जीवन से सक्रिय कर रहे हैं, इससे भी लाभ है। तो ये क्या है? तीनों ही चीज़ें इसमें आ रही हैं। बच्चे डाटा हैंडलिंग समझेंगे, उनको सांख्यिकी सिखाने का उद्देश्य नहीं है, ये केवल एक संकीर्ण उद्देश्य हो सकता है, लेकिन वृहद स्तर पर विस्तृत रूप में उद्देश्य क्या है? उनको बीमारी के विषय में सूझ भी दिलानी है, बातचीत करने का उन्हें तरीका मिलेगा, कंप्रेंशन संप्रेषण
उनका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो रही है, चीज़ों को सीख रहे हैं और वास्तविक जीवन से जोड़ करके वो सीख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रासंगिक नहीं है तो 4th नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? यहाँ पर वो क्या कर रही हैं? आपात स्थितियों के विषय में उनको क्या कर रही हैं? बता रही हैं, चर्चा कर रही हैं कि आग और बिजली के झटके से हमें सुरक्षा कैसे रहना है। सबसे पहले उन्होंने जो है बच्चों से उनके अनुभव जाने, उसके बाद उनसे प्रश्न पूछे, सलाह लिए कि कैसे सड़क सुरक्षा किया जाए। उनके पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। बच्चे सोच समझ करके बता रहे हैं, वो अपने पूर्व अनुभव के आधार पर। ठीक, तो वो जो जानते हैं, तो ये क्या है? मानववादी दृष्टि है, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है, अनुभवात्मक दृष्टिकोण है, अन्वेषण। उनसे पूछा जा रहा है कि ये ऐसा होगा तो फिर इसमें कैसे बचा जाए, सुरक्षा पहलुओं को कैसे किया जाए, उससे कैसे बचा जाए, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक अन्वेषण विधि है जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से उस पर विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्वेषण दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संस्थान है क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। नंबर 2, यह सस्ता और सुलभ है। नंबर 3, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय है। नंबर 4, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो समुदाय से संक्रिया करके जो शिक्षण और अधिगम का होता है, क्या वो संसाधन है? तो संसाधन वो है, बच्चा समाज से अंतःक्रिया करता है, समाज में एक्टिविटी करता है, उनसे वो सीखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्यों है? अधिगम के संसाधन क्यों है? क्या सस्ता और ये सुलभ है, या समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार करना वहाँ पे कोई बाध्यकारी है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि उसको स्वीकार करना ही है। वो उसमें अपने अनुभवों को शामिल करके वो चीज़ों को उसमें से ग्रहण कर सकता है और ज्ञान को अर्जित कर सकता है। सस्ता और सुलभ, ऐसा भी नहीं है कि ये सस्ता और सुलभ है। ठीक, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं, उनके पास समय होता है। बुद्धिमान होते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं कि उनके पास समय हो। 4th नंबर की, ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो ये वास्तविक रूप से जो है ये क्या है? परिस्थिति में जो है उनको सीखने का एक सुअवसर देता है कि वो वास्तविक जीवन में जो उनके अनुभव हैं उनके माध्यम से कुछ सीख सकें। इसलिए क्या है? समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पाठ्यचर्या में बाहर जाना। नंबर 2, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। नंबर 3, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। नंबर 4, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। नंबर क्या है? अभी आपसे चर्चा किया कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि बच्चों को बाहरी जीवन से अगर जोड़ना है तो ये आवश्यक नहीं है कि उन्हें पाठ्यचर्या से बाहर किया जाए। पाठ्यचर्या में बाहर जाएं या वैश्विक चुनौतियों इसको जो है पाठ्य पुस्तक में लाएँ। ठीक, या पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पूरा एकदम औपचारिक वातावरण उनको दिया जाए। ठीक, लेकिन ये कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक से बाहर
वास्तविक जीवन से जोड़ करके जो उनको शिक्षा दी जाएगी वो क्या होगा, विद्यालय के बाहर से उनको जुड़ने में सहायक होगा और उस वातावरण में वो जो सीखते हैं वो अस्थायी भी होता है और वो उसमें सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 के छात्रों को रमन सिख कम और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तृत परिवार है। आप इस बारे में क्या विचार करते हैं या क्या सोचते हैं? तो कक्षा 3 के जो छात्र हैं वो उनको जो है रमन ने सिखाया कि एकल परिवार में क्या गठन करते हैं और उसमें दादा दादी और अन्य रिश्तेदार रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार हो जाता है। तो इसमें क्या है, परिवार के उदाहरणों को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। नंबर 2, परिवार की परिभाषा गलत है। नंबर 3, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। नंबर 3, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ये बताया जा रहा है एकल परिवार के विषय में बताया जा रहा है और दादा दादी अन्य रिश्तेदार रहते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि रमन ने सिखाया कि पिता माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार हो जाता है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह शिक्षण अधिगम जो है दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, उन्हें पृथक पृथक चीज़ें बताई जा रही हैं। ये क्या है, ये संयुक्त परिवार की भूमिका है। दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार जब साथ रहते हैं, ठीक, और संयुक्त परिवार में एक विस्तारित परिवार होता है। तो परिवार की परिभाषा गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है, इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, ये भी सही नहीं है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। नंबर 4, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं, ठीक, इसमें सभी चीज़ों को समाहित नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? नंबर 1, श्यामपट्ट का प्रयोग। नंबर 2, फील्ड भ्रमण। नंबर 3, चित्र पढ़ना। नंबर 4, ये सभी। तो ईवीएस की कक्षा में केवल फील्ड भ्रमण से ही उनको नहीं सिखाया जा सकता है, फील्ड भ्रमण भी आवश्यक है। श्यामपट्ट का भी प्रयोग करना आवश्यक है, श्यामपट्ट का प्रयोग भी होता है, चित्र के द्वारा भी पढ़ाया जाता है, फील्ड का भ्रमण भी कराया जाता है, उन्हें उदाहरणों के साथ भी समझाया जाता है। उदाहरण फिर परिभाषा इस तरीके से क्या है, शिक्षण शिक्षण पद्धति है, तो उन्हें उदाहरण और नियम पढ़ाना चाहिए, ठीक। ये तो इसमें क्या है, श्यामपट्ट का उपयोग, फील्ड भ्रमण, नंबर 3, नंबर 2 चित्र पढ़ना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ईवीएस की कक्षा में इन तीनों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह है। नंबर 1, विषयगत। नंबर 2, एकीकृत। नंबर 3, समावेशी। नंबर 4, ये सभी। तो पर्यावरण अध्ययन समग्र शिक्षा का कारण कब बनेगा, जब वो एकीकृत होगा, जब सेपरेटेड पढ़ाया जाएगा, या जब विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा, विषयगत टॉपिक वाइज, या फिर समावेशी, उसमें समग्र शिक्षा की बात की गई है। तो समग्र शिक्षा किस में आती है, समग्र शिक्षा समावेशी में आती है, जिसमें सभी अधिगम अक्षम या सामान्य बच्चों सभी को एक साथ एक निश्चित समय पर पढ़ाया जाता है, तो उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इसका समग्र अध्ययन के लिए समावेशी शिक्षा ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्ययन है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है।
नंबर 1 की पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। नंबर 2 की यह एक अवैध कार्य है। नंबर 3 सपेरों के लिए बच्चे, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। नंबर 4 की सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, तो अच्छा स्रोत हो सकता है, लेकिन सपेरा पाल करके ये आजीविका नहीं कमाई जा सकती और ये सही तरीका नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। और ये क्या है? पशुपालन में नहीं आएगा, यह कि एक अवैध प्रक्रिया है। ठीक, तो ये भी नहीं है। ये वैध तो नहीं है, लेकिन इसका क्या है? राइट आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों को इसमें जागरूक भी बनाना है और बच्चे संवेदनशील भी हों, उनके प्रति सहानुभूति भी रखें, सपेरों के प्रति भी। ठीक, तो इसमें क्या है? सपेरों और सांप दोनों के ही। तो सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। नंबर 4 सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें आजीविका के अतिरिक्त वैकल्पिक जो है प्रयास करना चाहिए कि कोई दूसरा माध्यम चुना जाए। तो ये सही है। सांपों को स्वतंत्र रूप में छोड़ दिया जाए, उनको पकड़ करके आजीविका का साधन ना बनाया जाए, उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए। ठीक, और आजीविका से वंचित हो, उनकी आजीविका का अगर ये एकमात्र स्रोत है तो वो एक वैकल्पिक मार्ग का जो है विकास जो उसको उत्पन्न करें और एक नया स्रोत बनाएं आजीविका का, उसके बाद उसको छोड़ दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इससे अगर वो आजीविका भी उनकी जो है बन जाएगी और वो दूसरा स्रोत भी अपना खोज लेंगे, और इससे क्या होगा कि सांपों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो इससे बच्चे जागरूक होंगे और संवेदनशील होंगे। ठीक, तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2018 के। ठीक, तो आगे भी आपको जो है इसी तरीके से मिलते रहेंगे। उसके पहले आपसे जो है कुछ टैग वर्ड्स के विषय में जो है चर्चा की जाएगी, जो कि ऑप्शन को हल करने में बहुत ही ज़्यादा आसान करते हैं। जैसे है, अगर आ जाए समावेशी शिक्षा, तो हमें समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो ये ऑप्शन हमारा पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा। EVS में एकीकृत शिक्षा के रूप में जो है प्राइमरी लेवल पर एकीकृत शिक्षा आ रहा है, तो ये राइट आंसर में आएगा। बाल केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा, ये क्या है? ये पॉजिटिव कीवर्ड है। ठीक, ये 3 हो गया। और क्या है? पाठ्य पुस्तक से बाहरी जीवन, पाठ्य पुस्तक से बाहर की दुनिया में जो है जब बच्चों को सिखाया जाएगा, वास्तविक जीवन से सिखाया जाए, मातृभाषा में। बच्चों को किस में सिखाया जाए? मातृभाषा में सिखाया जाए। उनके अनुभवों को एक आधार माना जाए। बच्चों से किसी विषय को पढ़ाते समय उनसे उस विषय में पूछा जाए कि उनका क्या अनुभव है, उसको आधार माना जाए। ठीक, तो ये सभी क्या है? ये पॉजिटिव हैं। और इसी तरीके से आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही टैग वर्ड्स बताए जाएंगे। जैसे शिक्षक केंद्रित, ये क्या है? ये शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। मानकीकृत मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होना चाहिए। मानकीकृत मूल्यांकन ये क्या है? निगेटिव है। ठीक, तो ये सभी क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत एवं व्यापक। ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके ये सकारात्मक हैं। अगर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आ रहा है ऑप्शन में, तो ये राइट आंसर हो सकता है, होगा। ठीक, तो इसी तरीके से आपको सकारात्मक और नकारात्मक शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी
तो आप लोग जो है वैदिक गुरु चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट प्रीवियस सेट आपको आगे मिलेगा। धन्यवाद।